नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में मित्रों हम बात करेंगे राहुल गांधी की। चूंकि आज कांग्रेस पार्टी के कार्य समिति की CWC की बैठक हो रही है दिल्ली में, इंदिरा भवन में कांग्रेस पार्टी की CWC की बैठक है, जिसमें मौजूद दो बड़े नेताओं ने आज एक प्रकार से हलचल मचा दिया। वैसे तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में संसद के सत्र में जो कांग्रेस पार्टी की भूमिका रही उसकी समीक्षा होनी है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस प्रकार से मनरेगा स्कीम को बदला है, ठीक है, इस पर भी विस्तृत रूप से चर्चा की गई है और एक प्रस्ताव भी जो है पारित किया गया कि कांग्रेस पार्टी इस मनरेगा को बदलने का लगातार विरोध जो है, ये बिल पास हो चुका है, लेकिन जनता की अदालत में कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठाती रहेगी और इस बदलाव का विरोध करती रहेगी। कांग्रेस का कंसर्न, चिंता दो बातों की है। एक तो महात्मा गांधी का नाम इससे हटाना, दूसरा कांग्रेस का मानना है कि इसमें जिस प्रकार से राज्य और केंद्रों का जो रेशियो होता है पैसे का, उसको बदला गया है। पहले क्या था कि 90% इसमें जो माने फंड था वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता था और 10% राज्यांश हुआ करता था। लेकिन अब ये जो बदलाव हुआ है उस बदलाव के अनुसार केंद्र 60% ही देगा और 40% राज्यों का राज्यांश लगेगा इसमें। तो ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कि कांग्रेस लगातार इस बिल का विरोध, इस कानून का आप कह सकते हैं, बदलाव हो चुका है, संसद से पारित हो चुका है, तो इसका कांग्रेस लगातार विरोध करेगी। लेकिन इसी दौरान कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता, एक तो दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पहुंचने से पहले ही बड़ा विस्फोट किया। एक फोटो जो कि भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से निकालकर दिग्विजय सिंह ने पोस्ट किया और उस फोटो में है कि लालकृष्ण आडवाणी कुर्सी पर बैठे हैं और लालकृष्ण आडवाणी के पैर के नीचे, पैर के पास नरेंद्र मोदी जमीन पर बैठे हैं। तो उसी को दिग्विजय सिंह ने यह दिखाने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी में कैसे एक सामान्य सा कार्यकर्ता पहले मुख्यमंत्री और फिर देश का प्रधानमंत्री बनता है। तो एक प्रकार से आज मतलब आपको भी लगा होगा कि इस प्रकार का फोटो आज ट्वीट करने का ठीक एन कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के दिन क्या मकसद हो सकता है दिग्विजय सिंह का। अगर हम इसके बारे में समझने का प्रयास करें तो मित्रों, अब दिग्विजय सिंह जिस उम्र के पड़ाव पर हैं और जिस प्रकार की उनकी छवि है, मुझे नहीं लगता कि दिग्विजय सिंह अब कब कांग्रेस छोड़कर जाने वाले हैं। एक बात खत्म हो गई, दूसरी बात निकल कर आती है। तो फिर चाहते क्या है दिग्विजय सिंह? सीधा सीधा है, राहुल गांधी को नसीहत है, सीधा सीधा है, कांग्रेस कर्मियों को भी नसीहत है, न केवल राहुल गांधी को बल्कि कांग्रेस के लोगों को भी। कांग्रेस के जो फ्रंट लाइनर्स हैं, आपको मैं जानकारी के लिए बताऊं मित्रों कि लगातार दिग्विजय सिंह इधर कई वर्षों से कांग्रेस के मुख्य धारा में नहीं है। वर्तमान में जो कांग्रेस पार्टी है उसमें दिग्विजय सिंह को लगभग किनारे कर दिया गया है। मुख्य भूमिका में है केसी वेणुगोपाल, मुख्य भूमिका में है मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्य भूमिका में है पवन खेरा जैसे लोग, जिस कारण से कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह का संदेश यही है कि कांग्रेस पार्टी को अब ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है जो जमीन पर काम कर रहा है। कांग्रेस में जो जमीन पर काम कर रहा है, तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि न केवल राहुल गांधी के लिए बल्कि दिग्विजय सिंह का ये पोस्ट पूरे कांग्रेस का जो कल्चर है, चूंकि देखिए स्वाभाविक होता है, कहा जाता है कि पावर का एक अलग नशा होता है, सत्ता का एक चरित्र होता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि सत्ता में चाहे हम हो चाहे कोई दूसरी पार्टी रही हो, सत्ता का अपना चरित्र होता है कि सत्ता में आने के बाद लोग के अंदर शिथिलता आ जाती है, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो कांग्रेस चूंकि वर्षों सत्ता में रही, तो कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनके अंदर सड़क पर जन संघर्ष करना प्राय लोग भूल चुके हैं। बल्कि उसके बेहतर क्या होता है ना कि कांग्रेस
सड़क पर जनता के मुद्दों पर संघर्ष करने से अच्छा समझते हैं वैसे लोग कि नेताओं के आगे पीछे, बड़े नेताओं के आगे पीछे परिक्रमा किया जाए और वहीं से टिकट निकाला जाए, वहीं से सरकार में अपनी जगह पक्की की जाए। तो ऐसी राजनीति सत्ता में जब कोई पार्टी लंबे समय तक रहती है तो उसके अंदर यह विकृति आती है। लेकिन चूंकि अब कांग्रेस लंबे समय से 11 वर्षों से देश की सत्ता, केंद्र की सत्ता से बाहर है, तो इसीलिए अब उचित समय पर मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह ने यह नसीहत दिया है। इसीलिए दिग्विजय सिंह की नसीहत को मुझे लगता है कि मर्म में सब जाना चाहिए कि उनकी मंशा, भले ही हो सकता है कि उनकी उपेक्षा हो रही है तो अपने ऊपर अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए दिग्विजय सिंह ने कहा हो, यह हो सकता है मंशा, लेकिन जो बातें निकल कर आ रही है उस बात में तो जान है कि आज अगर संगठनात्मक स्तर पर देखा जाए तो कांग्रेस को अगर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है तो सबसे पहले शुरुआत कहां होगी? लड़ाई कहां होती है? बूथ पर होती है। लड़ाई बूथ पर होती है। भारतीय जनता पार्टी की चुनावी सफलता का एक यह भी कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश भर के अंदर अपने संगठन को मजबूत किया है। जैसे जैसे कांग्रेस की संगठन की शक्ति गिरती गई वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी की शक्ति बढ़ती गई है देश की राजनीति में, संगठनात्मक स्तर पर। ठीक है, तो संगठन जब आपका मजबूत होता है तभी नेता का विचार जनता तक पहुंच पाता है। संगठन वो सीढ़ी होती है जहां सीधे विचार जो टॉप के नेता हैं उनके विचार को आम मतदाताओं तक पहुंचाने में सुविधा होती है। लेकिन अगर आम नेता आपका कितनी भी अच्छी योजनाएं बना रहा हो, कितनी भी अच्छी उसकी नीयत हो, लेकिन अगर वो बात आम मतदाताओं तक नहीं पहुंच पाता तो फिर उसका कोई महत्व नहीं है, चुनावी राजनीति में कोई महत्व नहीं है। और यह काम संगठन का ही है। तो आज इस बात को मानने में शायद किसी को भी कहीं से कोई शक नहीं होगा कि कांग्रेस संगठनात्मक रूप से कमजोर हुई है, और जितना कांग्रेस कमजोर हुई है उतनी ही भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है। रही बात दूसरा, एक और नेता जिन्होंने आज हलचल मचाया, कई बैठकों के बाद शशि थरूर आज कांग्रेस पार्टी के कार्य समिति की बैठक में पहुंचे। इससे पहले लगातार दो बैठकों में अनुपस्थित रहे। कुछ दिन पहले संसद के सत्र के दौरान ही राहुल गांधी ने संसद में कांग्रेस सांसदों की एक बैठक बुलाई जिसमें कांग्रेस की आगे की रणनीति के बारे में विचार होना था। उसमें शशि थरूर ने शामिल होना जरूरी नहीं समझा, बताया कि मैं कोलकाता में हूं, अभी फ्लाइट में हूं। खैर, चूंकि बैठक की तो पूर्व सूचना थी, उससे ही पहले सोनिया गांधी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। उस बैठक में भी अपनी मां के तबीयत खराब होने का, बीमार होने का कारण बताते हुए शशि थरूर ने उस बैठक में भी शामिल होने से मना कर दिया। वही जब आज बैठक में शामिल हुए, उससे एक दिन पहले, ठीक जैसे आज कार्य समिति की बैठक में आने से पहले दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, वैसे ही ठीक आज की बैठक में शामिल होने से पहले कल ही इंडिया टुडे ग्रुप को दिए एक इंटरव्यू में शशि थरूर ने कई ऐसे मुद्दों पर फिर से एक बार कांग्रेस की लाइन के खिलाफ जाते हुए दिखे। स्पष्ट कहा शशि थरूर ने कि जवाहरलाल नेहरू की बात को कोट करते हुए कहा कि जब हम युद्ध के समय में, मतलब ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा करते हुए कहा कि जब हम युद्ध के दिनों में अपने प्रधानमंत्री की आलोचना करते हैं तो हम प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं कर रहे होते बल्कि अपने देश की आलोचना कर रहे होते हैं। जब हम अपने प्रधानमंत्री की आलोचना युद्ध के समय में कर रहे होते हैं तो हम, इसका मतलब है कि अपने दुश्मन देश की प्रशंसा कर रहे होते हैं। अगर हम अपने प्रधानमंत्री की बातों पर विश्वास नहीं कर रहे होते हैं, इसका मतलब है कि उन दिनों युद्ध के दौरान हम अपने दुश्मन देश की जो नीति है, जो प्रोपगंडा वॉर होता है, उसके शिकार हो रहे होते हैं। क्योंकि युद्ध के दौरान प्रोपगंडा वॉर भी एक वॉर का एक टूल्स माना गया है। तो ये सब बातें कहकर ठीक कार्य समिति से एक दिन पहले फिर से मुझे लगता है कि राहुल गांधी के घाव को शशि थरूर ने हरा कर दिया है।
लगातार इधर अगर 6 महीना से देखेंगे आप, 2025 की शुरुआत से ही है तो 2025 समाप्ति की ओर है, लगातार शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के लिए संकट पैदा करते रहे हैं। चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर रहा हो, भारत पाकिस्तान संबंध रहा हो, ट्रंप का टैरिफ का मुद्दा रहा हो। ट्रंप के टैरिफ के मुद्दे पर भी जब टैरिफ लगने पर कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी असफलता का कारण बता रही थी, उन्हीं दिनों शशि थरूर पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशी मंचों पर भी डोनाल्ड ट्रंप की खिंचाई कर रहे थे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्शन को जस्टिफाई कर रहे थे शशि थरूर। अभी आपने देखा कि शशि थरूर के संसदीय क्षेत्र तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता पार्टी ने 45 वर्षों के वर्चस्व को, सीपीएम के वर्चस्व को, वाम मोर्चा के वर्चस्व को बीजेपी ने तोड़ा। केरल में 45 वर्षों का कब्जा था, उस वर्चस्व को तोड़ा बीजेपी ने। सबसे पहले बधाई देने के लिए शशि थरूर सामने आए, उसी तिरुवनंतपुरम में जहां पर तिरुवनंतपुरम में शशि थरूर सांसद हैं लगातार 4 बार से। तो जब हम दिग्विजय सिंह की बात को यह कहकर कंक्लूड कर रहे हैं कि दिग्विजय सिंह की मंशा पार्टी से बाहर जाने की नहीं हो सकती, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे पार्टी से, और न पार्टी से बाहर जाने का स्कोप कोई रास्ता है उनके पास। लेकिन वहीं शशि थरूर जिस प्रकार से जिस रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, उस रास्ते पर इतना तो तय है कि शशि थरूर का अब कांग्रेस में दिन गिने चुने ही हैं। केरल का विधानसभा चुनाव भी आना है, हो रहा है। अगर शशि थरूर अपनी मंशा से गए तब तो चुनाव से पहले भी जा सकते हैं। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी उनको चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी बना दे। यह भी संभव है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास केरल में कोई चेहरा तो है नहीं ऐसा जो राज्य स्तर पर बीजेपी का नेतृत्व कर सके। तो बीजेपी को एक चेहरा मिल सकता है और शशि थरूर को भी कम से कम मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार, और उसके बाद अगर वहां सफलता नहीं मिली तो दिल्ली में आकर केंद्र में मंत्री बन सकते हैं, बड़ा पद मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो जिस रास्ते पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग गए, उसी रास्ते पर शशि थरूर भी जा सकते हैं। तो शशि थरूर के लिए संभावनाएं बन रही हैं। ठीक है, शशि थरूर ने जिस प्रकार से कई और बातें ऐसी कही इंडिया टुडे के साथ, कल जो बातचीत हुई, इंटरव्यू हुआ उनका, उसमें जिससे कहीं ना कहीं यह राहुल गांधी के लिए नसीहत नहीं था, केवल यह नसीहत नहीं था, उससे आगे की चीज थी। यह एक प्रकार से खुलेआम इनविटेशन है, आमंत्रण है कि आप आइए, हम पर कार्रवाई कीजिए, आप आइए, हमें पार्टी से निकाल दीजिए। यह शशि थरूर का लगभग संदेश है, संकेत है। यह एक प्रकार से उकसावे की कार्रवाई है राहुल गांधी के लिए कि आप आइए और मुझ पर कार्रवाई कीजिए। जब मैं चाहूंगा तो मैं बैठकों में आऊंगा, संसदीय दल की बैठक में नहीं आऊंगा, सोनिया गांधी द्वारा बुलाई गई बैठक में नहीं आऊंगा, एनईसी की बैठक में आऊंगा, सीडब्ल्यूसी की बैठक में आऊंगा। और जब सीडब्ल्यूसी की बैठक में आना होगा तो एक दिन पहले मीडिया हाउसेज को इंटरव्यू देकर बताऊंगा कि आप जो कुछ भी बयान दे रहे हैं वो देश विरोधी बयान है। भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड के अनुसार शशि थरूर लगभग, उनके बयान अगर विगत 6 महीने में आप देखेंगे तो लगभग एकदम लाइन ऑफ एक्शन वही है जो भारतीय जनता पार्टी का है। आपको क्या लगता है? आप भी, चूंकि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कि संवाद बहुपक्षीय होता है, एक पक्षीय नहीं होता। आइए, आप भी कमेंट कीजिए और बताइए कि इस विश्लेषण से आप किस हद तक सहमत हैं, और नहीं सहमत हैं तो आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। हमारी नजर हर उस खबर पर होती है जिसके तह में जाकर, जिसके सकारात्मक और नकारात्मक
पक्ष को उसके गुण और दोष के आधार पर हर समाचार का विश्लेषण करने और समझने की इच्छा आपकी होती है, उन सब मुद्दों पर हम आपके समक्ष विश्लेषण लेकर आते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।